हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग ने क्या अचीव किया, यानी कि अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक टॉपिक है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पौध प्रजनन कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें फसलों में सुधार करके कृषि में क्रांति ला दी। यानी कि जो पौध प्रजनन है उसमें फसलों के गुणों में या जो फसलें होती है उनके गुणों में, आनुवंशिक गुणों में बदलाव करके उनको उपयोगी बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि अचीवमेंट क्या है। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग है, पौधों में जो उनके आनुवंशिक गुण जो होते हैं उनमें बदलाव किया जाता है, लेकिन इसकी अचीवमेंट क्या है उन पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट थी सेमी ड्वार्फ जो व्हीट और एंड जो राइस, यानी कि जो बोना और जो अर्ध बोना गेहूं और जो धान था, वो उसकी पहली अचीवमेंट थी। पौधों की ऊंचाई कम करके उन्हें गिरने से बचाना और उत्पादन बढ़ाना, यानी कि जब पौधे की हाइट कम होगी तो एक तो वो हवा में गिरेगा नहीं और उसमें क्या है कि उत्पादन भी ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं गेहूं में क्या और कैसे बदलाव किया गया था। तो गेहूं में एक जीन आता है आरएसडी जीन, जो कि गेहूं की हाइट को कम करता है और ये जीन जो है वो नॉरेन 10 जो एक वैरायटी थी उससे प्राप्त किया गया था और ये जापान की वैरायटी थी। और इसे किसने प्राप्त किया था या किसने इसकी खोज की थी? नॉर्मन बोरलॉग नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी इसको समझाया था। आरएसडी जीन जो है जिब्रेलिक एसिड को के प्रभाव को कम करता है, जिससे जो गेहूं होता है उसकी हाइट कम होती है और उसमें जो गेहूं होता है वो गिरने से बचता है और उसका उत्पादन जो होता है वो ज्यादा होता है। ये इंटरनोड एल्गोनेशन जो कम होता है, यानी कि जो पौधा होता है उसकी हाइट को कम करता है और जो पौधा होता है वो उसको गिरने से बचता है और उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। कौन कौन सी वेराइटियां इससे विकसित की गई थी? तो दो वेराइटी है जो ऐसे विकसित की गई थी। पहली है कल्याण सोना और दूसरी है सोनालिका। दो ऐसी वेराइटी है जो अर्धबोनी, जो ये अर्धबोनी या बोनी वेराइटी है और इसको प्लांट ब्रीडिंग से तैयार किया गया था। अब हम बात करते हैं धान की। तो धान में कौन सा जीन है? उसका नाम है डीजीवू जीन। ये इसका नाम होता है। इस जीन का इसका काम है, इसने जो धान का पौधा था उसकी हाइट कम की, उसका उत्पादन जो था उसको बढ़ाया। कौन सी वैरायटी तैयार की गई थी? तो IR8 नामक धान की एक वैरायटी है जो प्लांट ब्रीडिंग से तैयार की गई थी। कब की गई थी? 1966 में तैयार की गई थी और IRRI द्वारा ये विकसित की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक जो जीन था जो मैंने अभी नाम बताया था, उसका काम क्या होता है कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है और जो बायोसिंथेसिस जो होती है उसको कम करता है। पौधे की ऊंचाई यानी हाइट को कम करता है, जिससे उत्पादन जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे हमें क्या फायदा मिला? एक तो इससे क्या है कि जो बोना गेहूं और जो बोना धान हमें मिला, इसी के कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जो हरित क्रांति थी वो संभव हो पाई थी। और दूसरा, उर्वरकों के प्रति जो प्रतिक्रिया इनकी होती है वो भी बढ़ती है और उत्पादन में एक क्रांतिकारी वृद्धि हुई। यानी कि जब हमने पहले क्या होता था कि जो लंबी हाइट वाले गेहूं के पौधे थे, जिससे क्या थोड़ी सी हवा आती वो पौधे गिर जाते थे, वो फसल में नुकसान होता था। उनमें जो गेहूं की बाली लगती थी वो भी छोटी थी और जिससे क्या उत्पादन कम होता था। लेकिन जब ये नॉरिन 10 ने जो जीन था या जो नॉरिन 10 वेराइटी से जीन लिया गया था, आरएसटी जीन, तब क्या हुआ कि बाद में जो बोना गेहूं था उसकी एक तो हाइट कम होने से हवा से वो गिरता नहीं था और उसकी जो बालियां थी ना, उसकी जो लंबे तने वाली जो गेहूं की बालियां थी उसकी दुगुनी थी। तो उससे क्या हुआ कि उत्पादन भी बढ़ा। तो ये हरित क्रांति को संभव भी इसी ने बनाया था। अब हम बात करते हैं दूसरी अचीवमेंट की। तो दूसरी अचीवमेंट थी गन्ने में नोबलाइजेशन, यानी कि गन्ने में संकरण करवा के उसमें जो गन्ने में जो रस की मात्रा होती है, जो उसमें रस होता है उसकी मात्रा को बढ़ाया गया था, उसमें जो शुगर होता है यानी मिठास बढ़ाया गया था। तो ये होता है गन्ने की में जैसे प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉस कराकर ये उपलब्धि हासिल की थी। तो ये दूसरी अचीवमेंट है जिसमें भारतीय गन्ने को नोबल केन यानी कि जो विदेशी गन्ना है जिसका बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑप्सिनेरस, इसका बॉटनिकल नेम है, इसके साथ क्रॉस करवा के इसमें सुधार करवाया गया था
और इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया गया था। इसमें दो यानी कि एक तो नोबल केन का और जो इंडियन जो गन्ना था उसमें क्रॉस किया गया था। उसके बाद जो F1 जो पीढ़ी थी उसका बैक क्रॉस करवाया गया था और उसमें जो गुण प्राप्त हुए थे उनको स्थिर रख के उनको फिर स्थिर रखा था, यानी कि उनको लंबे समय तक उनमें कोई फिर बदलाव नहीं किया गया था। ये काम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था सीए बार्बर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये काम किया था। इससे कौन सी वेराइटियां बने? तो इससे सीओ सीरीज की जो वेराइटियां हैं जैसे कि सीओ 213, सीओ 419 नामक जो वेराइटियां थी वो इसी नोबेलाइजेशन के कारण विकसित की गई थी। इससे क्या फायदा हमें मिला? इससे फायदा मिला हमें एक तो शर्करा की मात्रा इसमें बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और जो रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है वो भी इसमें बढ़ी। तो ये हमें इससे जो फायदा मिला, क्या मिला, किससे मिला? नोबेलाइजेशन, गन्ने में नोबेलाइजेशन के कारण। तीसरी जो अचीवमेंट थी हाइब्रिड मिलेट्स, यानी जो अनाज वाली जो फसलें थी उनको संकरण करवाया, उनमें उत्पादन की मात्रा को बढ़वाया। तो मिलेट में हेटेरोसिस का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया था। भारत का पहला जो हाइब्रिड बाजरा था उसका नाम था HB1, 1965 में ये तैयार किया गया था। 30 से 50% जो वृद्धि जो थी वो डबल हो गई, यानी कि जितनी पहले वैरायटी किसी भी वैरायटी से जितना पहले उत्पादन होता था, जब हाइब्रिड वैरायटियां तैयार की गई थी तो लगभग उससे दुगुना, जब पहले उत्पादन होता था पहले उत्पादन वाले से दुगुना उत्पादन होने लग गया था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी क्रांति आई, यानी कि ये सूखा प्रतिरोधी भी थी, सूखे को सहन करती थी। फिर आया चौथी अचीवमेंट थी हाइब्रिड कॉटन, यानी कि जो संकर कपास था उसकी उपलब्धि। तो पहला जो हाइब्रिड जो कॉटन था भारत का वो था H4, 1970 गुजरात में ये तैयार किया गया था। कॉटन में हाइब्रिड वाइजर का उपयोग किया गया था और बीटी जीन के मतलब जो बीटी कॉटन तैयार किया था उसमें जो बीटी जीन था उसका नाम था क्राई 1AC या क्राई 2AB, यानी कि ये इसका क्राई जीन, आप सिंपल यदि आपके ऑप्शन आए तो आप क्राई जीन आएगा, वहां पे आप क्राई जीन करके आएंगे। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बीटी कपास में कौन सा जीन उत्तरदायी है तो वो था क्राई जीन। ये टॉक्सिन जो क्राइजीन होता है, जो बीटी कॉटन होता है उसमें क्या होता है कि ये टॉक्सिन प्रोटीन की जो प्रोटीन होता है टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। जब वॉलरम इसको खाता है तो उसके शरीर में जब टॉक्सिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो जिससे क्या होता है वॉलरम नामक जो कीट होता है जो मर जाता है। और बीटी कॉटन जो मुख्य थी जिसको तैयार किया गया था वो इसके खिलाफ ही तैयार किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कि इससे और क्या फायदा मिला? कीट प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ी, उत्पादन और फाइबर जो क्वालिटी थी वो भी उसमें भी इम्प्रूव हुआ और भारत जो है वो कॉटन उत्पादन में अग्रणी देश बना। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन होता है विश्व स्तर पर बात करें तो। फिर हमारी नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो थी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, यानी कि इसमें क्या होता था फिर नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया था। यानी कि पहले क्या, जब प्लांट ब्रीडिंग शुरू हुई थी तब किसान था वो अपने अनुभव से पौधों का सिलेक्शन करता था। फिर मेंडल जी आए, उन्होंने काफी खोजें की। उनके बाद 1900 में उनके जो मेंडल ने नियम दिए थे आनुवंशिकी के उनको पुनः खोज की गई। उसके बाद हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद जो अब 21वीं सदी में क्या है कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का जमाना है और ये चल रही है। इसमें क्या होता है कि डीएनए मार्कर की सहायता से जीन का चयन किया जाता है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक जो डीएनए मार्कर होते हैं उनकी सहायता से जीन का जो सिलेक्शन किया जाता है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किया जाता है, जिसे शॉर्ट्स में कहे तो मास। जो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि मास की फुल फॉर्म क्या होती है? QTL में जो मैपिंग होती है उसका उपयोग किया गया था। राइस में सब वन जीन जो फ्लोड टॉलरेंस के लिए उपयोग किया गया था और ये फिनोटाइप सिलेक्शन से तेज है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर जो ब्रीडिंग है वो क्या है कि जो हम फिनोटाइप यानी कि किसान पहले अच्छे बीजों को यानी फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षणों को देखकर चयन करता था, लेकिन जो ये मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में जो चयन किया जाता है उसमें जो फिनोटाइप सिलेक्शन से ये तेज है, यानी कि इसमें ज्यादा संभावना होती है सफल होने की, अधिक सटीक होता है यानी कि सही होता है ये। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ट्रेट को सुधारना आसान होता है और लास्ट जो अचीवमेंट इसकी थी वो थी ट्रांसजेनिक वेराइटी, यानी कि दो ऐसी पौधों में संकरण करवा कर उनमें जो अवांछित लक्षणों को हटाया जाता था, जो लक्षण अच्छे थे उनको उनमें ऐड किया जाता था। इस तरह से ट्रांसजेनिक वेराइटियां तैयार की जाती थी। इसका बेस्ट उदाहरण है आपके बीटी कॉटन जो कि भारत में 2002 में तैयार की गई थी और ये इसका बेस्ट उदाहरण है।
जीन को ट्रांसफर द्वारा नई विशेषताएं जोड़ी जाती है, यानी कि जीन का अदला बदली करना, ट्रांसजेनिक वेराइटी अदला बदली करके जो वेराइटी तैयार की जाती है उन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक वेराइटी। और भारत की पहली जो बीटी कॉटन है वो ट्रांसजेनिक वेराइटी थी। और एग्रोबैक्टीरियम और जीन गन मेथड का उपयोग किया जाता है, इन्हें आपसे पूछा जाए कि जी जो ट्रांसजेनिक वेराइटी है उनको तैयार करने में कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आती है एग्रोबैक्टीरियम और एक आती है जीन गन मेथड आती है, उनका उपयोग किया जाता है। और बीटी कॉटन इसका प्रमुख या महत्वपूर्ण इसका उदाहरण हो जाएगा। गोल्डन राइस पोषण सुधार का उदाहरण है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंस भी विकसित किया गया था, यानी कि जो हर्बिसाइड था उनके प्रतिरोध भी जो वेराइटियां थी उनको तैयार किया गया था। कीट प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ी, खरपतवार नियंत्रण आसान हुआ और पोषण गुणवत्ता में सुधार हुआ। इससे ये फायदे मिले किससे, ट्रांसजेनिक वेराइटियां तैयार करने से। अब हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो अब पारंपरिक से आगे बढ़कर मॉलिक्यूलर स्तर तक पहुंच चुका है और इससे उत्पादन गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार हुआ है। यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो पहले थी जो पारंपरिक, यानी कि अनुभव से पौधों को सिलेक्शन किया जाता था, उनके बीज अलग किए जाते थे, फिर नेक्स्ट ईयर उनको वापस बुआई में काम में लिया जाता। फिर धीरे धीरे मेंडल ने संकरण करवाना शुरू किया। लेकिन अब क्या है कि जो जो जीन उसमें पौधे में इंक्लूड करना है वो डायरेक्ट पौधे में इंक्लूड किया जाता है, तो जो डीएनए होता है उनमें इंक्लूड किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ये एक तो तेज होता है, इसमें फिनोटाइप से क्या फिनोटाइप सिलेक्शन से जीनोटाइप सिलेक्शन जो होता है वो तेज होता है, जो ये फायदा मिलता है। और हम कोई भी गुण है वो उसमें हम डाल सकते हैं आसानी से अपने मन के हिसाब से, या जो भी उसमें आवश्यकता होती है, जो अच्छे गुण होते हैं वो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इन्हें जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं इसके टॉप 10 एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आता है आपके सेमी ड्वार्फ व्हीट में ड्वार्फनेस किस जीन के कारण आती है। तो सबसे पहले बात की गई है व्हीट की, यानी गेहूं की बात की गई है। तो गेहूं में एक आरएसडी नामक जो जीन होता है उसके कारण ये होता है, जो कि जिबरेलिक जो एसिड होता है उसके प्रभाव को कम करता है। आरएसडी जीन का मुख्य कार्य क्या होता है, जिबरेलिक एसिड के रिस्पॉन्स को इनहिबिट करना, यानी कि उसके प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य होता है, इसका काम होता है। IR8 राइस वेराइटी किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी, तो मैंने ये पहले बताया था, ये IRRI द्वारा ये विकसित की गई थी। नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन में कौन सा क्रॉस किया जाता है, तो इसमें नोबल केन जिसका बोटनिकल नाम था सेकेरम ऑप्सिसनेरम, और जो इंडियन जो केन होता है जिसका नाम है जो सेकेरम बारबेरी, इसका बोटनिकल नेम है। तो इन दोनों में क्रॉस करवाया था। फिर F1PD का बैक क्रॉस करके उसके जो लक्षण प्राप्त हुए थे उनको स्थिर किया गया था। भारत का पहला हाइब्रिड बाजरा कौन सा था, तो पहला जो हाइब्रिड बाजरा था वो था HB1। और भारत का पहला जो बीटी कॉटन था या हाइब्रिड कॉटन था वो था H4, यानी कि आपको ये याद रखना है, भारत का पहला हाइब्रिड जो कॉटन कौन सा था, H4। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है बीटी कॉटन में इंसेक्ट रेसिस्टेंट किस जीन के कारण होता है। तो जो इंसेक्ट होता है वो मुख्यतः बोलरम होता है, बोलरम के लिए बीटी कॉटन तैयार किया था। बीटी कॉटन में कौन सा जीन था, क्राई जीन, ये आपको याद रखना है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किस प्रकार की ब्रीडिंग में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है राइस में फ्लोड टॉलरेंस के लिए कौन सा जीन उपयोग होता है, तो उसमें होता है SUP1, या जिसे हम सब वन भी कह सकते हैं। जो गोल्डन राइस है वो किसका उदाहरण है, वो है ट्रांसजेनिक वेराइटियों का उदाहरण है, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट, यानी कि इसमें जो गोल्डन राइस होती है उसमें पोषण में सुधार किया जाता है या पोषण तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ये इसका उदाहरण है। ये इसके हो गए टॉप 10 एमसीक्यू। और भी इसमें एमसीक्यू बनते हैं, जब आप थ्योरी नोट्स बनाएंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की टॉपिक में हमने चर्चा की कि प्लांट ब्रीडिंग से हमें क्या अचीवमेंट मिला, यानी कि अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्या उपलब्धियां मिली, उन पर हमने चर्चा की। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाएगा। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत जल्द, हमारी कल या परसों में आपकी क्लास हो जाएगी, उसमें हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है, तो अगली क्लास की प्रतीक्षा जरूर करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।